डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर सीटीईटी के लिए ईवीएस पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। आज का विषय है पर्यावरण अध्ययन, महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है ना, इसका हो जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक, आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। ऐसा प्रश्न सीटेट में बहुत आता है, हर साल एक प्रश्न करता है इससे, तो इसको आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा आपको मैपिंग का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका सीटीईटी का। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ना, क्या उद्देश्य नहीं है, ये पूछा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। ठीक है, यही इसका उद्देश्य नहीं होगा। अनुशासन, कड़े अनुशासन की जरूरत नहीं है कक्षा कक्ष में। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें दे रखा है कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, ठीक, और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया। ठीक, चलिए चलते आगे देखते हैं। ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न सीटेट में हमेशा आता है, इसको अच्छे से आप तैयार करिएगा। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई स्पीड की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी, ठीक है, 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर बनेगा? ऑस्ट्रेलिया। आइए इसको एक बार और देखते हैं। ये जो प्रश्न आपका दिया है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। उस पेड़ की जड़ों की गहराई, ठीक है, यहाँ क्या होगा? उस पेड़ की जड़ों की गहराई होगा उस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। ठीक है, स्पीड नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। उस पेड़ की जड़ों की गहराई उस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट वाला ही प्रश्न आता है आपका। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल पे, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट हमारा कहाँ है? नेपाल में। और कितनी इसकी ऊंचाई है? चोटी की 8,900 मीटर। कितनी है? 8,900 मीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है कांसा कौन सी दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और टीन का। किसका है? तांबा और टीन का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वह पक्षी कौन से हैं जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं? चील है, बाज है, गिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता रहता है। आगे देखिए, अगला हमारा है शालिनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। इस प्रकार, ठीक, वह किस प्रकार से शिक्षार्थियों की मदद करेगा? ठीक है, ये प्रश्न पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे होगा इसका आंसर कक्षा कक्ष को अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। कक्षा कक्ष के अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न सीटेट में हमेशा आता है। कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो उल्लू हो जाएगा। ठीक है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ब्रेल लिपि में देखिए अभी पढ़ाए थे हम एक दिन और ब्रेल लिपि के बारे में, और यहाँ से देखिए प्रश्न में आया हुआ है। तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित है 6 बिंदुओं पे, ठीक, 6 बिंदु आधारित है। आगे चलते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का सबसे अच्छा प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गहन, जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना। गहन, जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना। चलिए आगे चलते हैं। यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो, क्या करा? यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? ठीक, इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, पूछ रहा है इस प्रश्न को पूछने क्या उद्देश्य है? यदि 1 महीने बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। चलिए आगे चलते हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज़ों को किस रंगों में देखते हैं? ठीक, रात की चीज़ों को किस रंगों में देखते हैं? वह है काला और सफ़ेद। क्या हो जाएगा? काला और सफ़ेद। यहाँ प्रश्न पूछा है कि जो जानवर रात में जागते हैं वो चीज़ों को किस रंगों में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। कुछ जानवर रात में जागते हैं, ठीक है, जो जानवर रात में जागते हैं वो चीज़ों को किस रंगों में देखते हैं? तो वो काला और सफ़ेद। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जो सभी महासागरों का सागर से ज़्यादा नमकीन है ना। ऐसा सागर जो सभी महासागरों का सागर से ज़्यादा नमकीन से मृत सागर कहते हैं, मृत सागर। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार का कार्यों को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? क्या करा है? ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्यों को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा विस्तारित अधिगम के साथ चुनौतियां और उत्तेजना। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्य चर्चा में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्य चर्चा में होना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा? अपने आसपास की जानकारियों को खोजने के अवसर प्रदान करना। ठीक, चलते हैं आगे। प्राथमिक स्तर की ईवीएस, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां शामिल करने का कारण क्या है? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग करके किया जा सकता है। आपका आंसर बनेगा विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाए कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। आगे चलते हैं। ईवीएस कक्षा में सामाजिक समानताओं पर अधिक बल देने के लिए कौन सा अधिगम अधिक प्रभावी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के समूह प्रयोजन का भार अपने पर लेने के लिए कहना। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या हमारा है? आगे हमारा है पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। आगे देखिए, अगला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। चलिए चलते हैं आगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करना, ठीक, नहीं करता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। क्यों? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर तक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? उसका नाम है रोनाल्ड रास। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है स्टेट में, इसको देखिएगा अच्छे से। अब देखिए, रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ किस रंग की दिखाई देती है? भी इंपॉर्टेंट है। आपको केवल काली और सफ़ेद ही देख सकता है। जो जानवर रात में जागते हैं वस्तु कैसे देखते हैं? काली और सफ़ेद। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? पक्षियों की आँखों की पुतली नहीं होती। ठीक है,
आगे चलिए देखते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उपदेश होना चाहिए। तो ये हो जाए कक्षा कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। आगे देखिए NCERT की पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। क्या दिया है? इसका आंसर होगा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसका आंसर होगा प्रकरणों में अंतर्निर्मित। ठीक। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को मुख्यतः ध्यान देना चाहिए मुख्यतः प्रयोगों पर। ठीक है। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। क्या करना? पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। आगे देखिए, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रवदृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि यह अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पना स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियाँ कथन का प्रयोग करना सहायता करता है ना। आंसर हो जाएगा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिलेक्सिया मुक्ता की समस्या के साथ संबंधित है। ठीक। तो ये आपको जाएगा पढ़ने। डिलेक्सिया किससे संबंधित? पढ़ने से। अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है? उज्बेकिस्तान। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। आगे देखिए, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अध्यक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, गहन उपलब्धि और स्वगरिमा। इसका आंसर होगा। आगे चलिए, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा होती है, तो ये बंजर हो जाएगी। लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता होती है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। इंपॉर्टेंट प्रश्न सीटेट में आता है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। ठीक। ये आंसर होगा। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने के लिए ना, पुरानी झीलें को पुनर्निर्मित करने के लिए। शांति घाटी किस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है? शांति घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह स्थित है जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? 1994 में। आगे देखिए, कड़कीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा साइक्लोन कलेक्टर, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर और फ्रेविक फिल्टर। ध्वनि प्रदूषण नियम 2001 निर्देशित करता है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण तथा पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण। आगे देखिए, पौधों और जंतुओं के संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है, रेड डाटा बुक। ठीक है। ये सारे प्रश्न हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक गुरु जम्भेश्वर द्वारा। ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सी गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों गिरना तथा आकार में छोटा होना पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखिए, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का आंशिक कारण बनता है आंखों से पानी गिरना। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो 19.47% पे। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था किसके साथ? जीन बप्तिस्ते फ्यूरियर। ठीक। जीन बप्तिस्ते फ्यूरियर। वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार कौन है? मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है H2SO4 और HNO3। अगला प्रश्न देखिए, किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र होने की संज्ञा दी जाती है? तो 200 DU। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपके CTT से संबंधित सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है।
और जो आपके फ्रेंड होंगे सीटेट की तैयारी करते होंगे उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।